नमस्कार, राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी का एक दूसरा लेक्चर है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी टॉपिक्स को टोटल 4 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर्स में प्रारंभ अर्थात संवैधानिक विकास से लेकर पार्ट 4A तक के टॉपिक को हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं कि वह आपका लेक्चर्स आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर और कारगर साबित होगा। चलिए, इस कड़ी में आज दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में हम लोग पार्ट 5 और 6 जो संविधान के आपके दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रश्न अधिकांश तक किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट 5 और 6 अर्थात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यह टॉपिक पार्ट 5 और 6 से संबंधित होगा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान द्वारा किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। परिषद की वास्तविक संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाती है। परिषद के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस के माध्यम से होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको इस सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ प्रश्न विधान परिषद से संबंधित पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि वर्तमान में हमारे देश के अंतर्गत जो राज्यों की विधायिका है वह एक सदनीय कितने राज्यों में है या द्विसदनीय कितने राज्यों में है, और वो कौन कौन से राज्य है, और साथ ही साथ किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना हो या समाप्त करना हो तो उसके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है। पिछले वीडियो में भी मैं संख्या के संदर्भ में डिस्कस किया था कि वर्तमान में अगर पूरे भारत के 28 राज्यों की बात करें तो 28 राज्यों में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय आपका क्या है, विधायिका है, अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी प्रावधान किया गया है। अर्थात 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपका सिंगल है, अर्थात एक सदनीय है, जिसमें केवल और केवल विधानसभा का प्रावधान है। अर्थात हमें संविधान से यह मालूम होता है कि जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा अर्थात बाइकैमरल, यह अनिवार्यता है, लोकसभा या राज्यसभा होगा ही, लेकिन राज्यों में यह अनिवार्यता नहीं है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। हां, विधानसभा की अनिवार्यता जरूर है, बट विधान परिषद की अनिवार्यता नहीं है। तो इस तरीके से वर्तमान में 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी प्रावधान किया गया है। अब यह है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो सामान्यतः याद रखिएगा कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है तो इसके संदर्भ में सबसे पहले है कि उस राज्य की विधानसभा में विशेष बहुमत से वो विधेयक पास होना चाहिए। क्लियर है? अर्थात किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद की स्थापना करनी है, विधान परिषद की यदि स्थापना करनी है तो विधान परिषद की स्थापना के संदर्भ में यदि प्रक्रिया की बात करूं तो इसमें सबसे पहली प्रक्रिया तो यही है कि राज्यों की विधानसभा में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत में भी कौन सा? तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस टोटल मेंबर्स का 50% प्लस 1। ठीक, ये पहले आपको राज्य की विधानसभा से पास करना होगा। फिर उसके बाद आगे जो है वो किसके पास जाएगा? ये संसद के पास। संसद में जो बहुमत लगता है वो लगता है साधारण बहुमत। क्या लगता है? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। अर्थात अंतिम रूप से किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना या उसका समाप्ति करने का अधिकार फाइनली किसको है? संसद को है। क्लियर है? अब उसी तरीके से जब हम सदस्यों की संख्या पर आते हैं तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, विधानसभा में सदस्यों की संख्या के संदर्भ में संख्या को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। यहां पर यह कहा गया
कि जिस राज्य में भी विधान परिषद होगी वहां पर सदस्यों की संख्या को लेकर क्या प्रावधान है कि विधानसभा का 1/3 या 40 जो अधिक हो। क्लियर है? मतलब संविधान में यह संख्या बता दी गई है कि अगर अधिकतम की बात करेंगे तो विधानसभा का 1/3 होगा, ठीक, और न्यूनतम की बात करेंगे तो आपका 40, अर्थात 1/3 या 40 जो अधिक। मतलब संविधान में यह कह दिया गया है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद होगा तो विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होगी, अर्थात विधानसभा की सीटों का 1/3 या 40 जो क्या हो, अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखें तो जैसे छत्तीसगढ़ में यदि विधान परिषद की स्थापना होती है तो छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। 90 का 1/3 अगर निकालते हैं हम तो कितना आता है, ये 30। तो आपको यह बताया गया संविधान में कि 1/3 या 40 जो अधिक हो, इस संदर्भ में ठीक क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। इस तरीके से संविधान में यह बातें बताई गई है कि सदस्यों की संख्या अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। सही है ये। परिषद की वास्तविक संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल गलत है। विधानसभा ये निर्धारित नहीं है, पहले से ही संविधान में यह बता दिया गया कि अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद होगा तो उस राज्य में विधानसभा का 1/3 ठीक या 40 जो अधिक हो। परिषद के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। क्लियर है? तो जिस राज्य में जितना भी सीटें होंगी, मान लीजिए 1 सीटें हैं तो वहां पर टोटल ठीक इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, जिसमें से इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या होगी 5/6 और नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या कितनी होगी, 1/6। क्लियर है? तो अधिकांश जैसे मतलब ज्यादा सदस्य क्या हो रहे हैं आपके, ठीक, निर्वाचित हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि परिषद के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। क्लियर है? अर्थात राज्यसभा का चुनाव और साथ ही साथ विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो इनडायरेक्ट होता है, अर्थात जनता सीधे मतदान नहीं करती है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम देखें आपसे कौन सा कथन सही कह रहा है, ठीक, तो 1 और 3 इस तरीके से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ये तो खैर बहुत साधारण सा प्रश्न है, आप सभी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि यदि किसी कारणवश, जैसे सामान्यतः राष्ट्रपति का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी उनका पद अचानक रिक्त हो सकता है। वो कौन कौन सा कंडीशन है? तो पहला कंडीशन है कि यदि वो कभी भी अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है? इसके अलावा उनकी मृत्यु होने पर पद खाली हो सकता है, या इंपीचमेंट प्रोसेस के तहत, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत उनको हटाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में उनका पद अचानक खाली हो सकता है। और यदि पद अचानक किसी कारण से रिक्त होता है तो याद रखेंगे संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता है। ठीक, तो इसके लिए संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक, कार्यवाहक राष्ट्रपति ठीक के नियुक्ति का प्रावधान है, अर्थात एक्टिंग प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन? तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे, पहले कौन? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश, यह भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अब तक अगर बात करूं मैं तो 3 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। पहली बार 1969 में डॉक्टर वीवी गिरी, ठीक, जब आपका पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपने काम किया, ठीक है, 1969 में। ठीक है, तो इस तरीके से एक पहले डॉक्टर वीवी गिरी हुए। उसके बाद अगर अगला देखें तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब डॉक्टर वीवी गिरी उस समय में उपराष्ट्रपति थे और उनको जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ठीक
डॉक्टर वीवी गिरी को बनाया गया और डॉक्टर वीवी गिरी को राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति का भी क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। इस तरीके से उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे एम हिदायतुल्लाह थे, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उसके बाद 1977 में बीडी जत्ती, ठीक, जब भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति अर्थात फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई, तो उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्लियर है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो पहला उपराष्ट्रपति, ठीक, सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। राज्यसभा के मुख्य उपसभापति, गलत है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ नहीं, उच्चतम न्यायालय के सीनियर न्यायाधीश कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2, अर्थात आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड, ठीक, कथन पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। दूसरा है, सांसदों को संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ सामूहिक रूप से प्राप्त होता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। याद रखेंगे, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संविधान में संसद के सभी सदस्य, जो भी संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके मेंबर्स, मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल जिसको सदन में बैठने का अधिकार है, उन सभी को संविधान में, ठीक है, क्या संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। और संसदीय विशेषाधिकार की 2 कैटेगरी है, एक व्यक्तिगत तौर पर और एक सामूहिक। अर्थात सामूहिक विशेषाधिकार अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्यों को प्राप्त है, और कुछ ऐसे विशेषाधिकार जो इंडिविजुअल एक एक आपके सदस्यों को प्राप्त है। ठीक, इस आधार पर देखें तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार संबंधित कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है, गलत है। सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार का लाभ सामूहिक रूप से प्राप्त होता है, न कि व्यक्तिगत, दोनों है। ठीक, अर्थात 2 प्रकार की सामूहिक मतलब विशेषाधिकार है, एक सामूहिक विशेषाधिकार और दूसरा क्या है, व्यक्तिगत। ठीक, सामूहिक मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्यों को प्राप्त है, और ये एक आपका व्यक्तिगत तौर पर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक और दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभा की 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतदान के पूर्ण होने से पूर्व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव रद्द कर दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान हेतु 2 सिद्ध व्यक्ति को संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक, कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनाव करना है। देखिएगा, वर्तमान में याद रखेंगे, लोकसभा या विधानसभा, आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, कोई भी एक उम्मीदवार 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्लियर है? याद रखेंगे, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में वर्तमान में एक कैंडिडेट 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आम चुनाव में कोई प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभा की 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतदान के पूर्ण होने से पूर्व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव रद्द कर दिया जाता है। अभी की स्थिति में यह स्टेटमेंट गलत है। याद रखेंगे, पहले यह था कि अगर चुनाव कंप्लीट होने से पहले किसी भी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव को रद्द कर दिया जाता था, रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह है कि यदि आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टी का सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 7 दिनों का समय दिया जाता है अपने नए कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करने के लिए। चुनाव रद्द होने का प्रावधान वर्तमान में नहीं है। क्लियर है? मतदान से पूर्व पहले यह था कि अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव क्या कर दिया जाता था, रद्द कर दिया जाता था। लेकिन अभी की स्थिति में यह चुनाव रद्द नहीं होगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स जो है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 7 दिन का समय दिया जाता है नए कैंडिडेट्स के लिए, चुनाव रद्द नहीं होता। क्लियर?
राष्ट्रीय ध्वज के अपमान हेतु दोष सिद्ध व्यक्ति को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में लड़ने के लिए निर्हत घोषित कर दिया जाता है। ठीक, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। इसके लिए एक अधिनियम है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम 1971, याद रखेंगे, राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम 1971। इस अधिनियम के तहत यदि कोई राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है, नेशनल फ्लैग का अपमान करता है, भारतीय संविधान का यदि अपमान करता है, ठीक, या तीसरा राष्ट्रगान के लिए मना करता है, राष्ट्रगान को गाने से रोकता है, तो उस कंडीशंस में उसे आगामी 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा अधिनियम है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम 1971। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है क्या, कि यदि कोई राष्ट्रगान का अपमान करता हो, यदि कोई राष्ट्र ध्वज का अपमान करता हो, मतलब राष्ट्रगान गाने से रोकता हो, संविधान का अनादर करता हो, तो उसे आगामी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से कौन सा सही है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें जो 1 और 3, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभा की 2 से अधिक सीटों में चुनाव नहीं लड़ सकता। सॉरी, ये चुनाव ठीक नहीं लड़ सकता। इस संदर्भ में देखेंगे तो आम चुनाव में कोई प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभा की 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, बिल्कुल सही है। मतदान के पूर्ण होने से पूर्व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में उस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव रद्द कर दिया जाता है। ठीक, ये गलत है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान हेतु दोष सिद्ध व्यक्ति को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में लड़ने के लिए निर्हत घोषित कर दिया जाता है। ठीक, ये 1 और 3 आपका स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो इस संदर्भ में 1 और 3 मान लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी के आधार पर 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। ठीक है, अगर सही स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इस संदर्भ में याद रखेंगे, पहला ठीक स्टेटमेंट सही है कि लोकसभा या विधानसभा की 2 से अधिक सीटों में चुनाव नहीं लड़ सकते, अधिकतम 2 सीट पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान हेतु दोष सिद्ध व्यक्ति को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में लड़ने के लिए निर्हत घोषित कर दिया ठीक जाता है, मतलब 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध किया जा सकता है। इस संदर्भ में 1 और 3 इसमें क्या होगा आपका सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संसद किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? भारतीय संसद किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? उन मंत्रियों को जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, महान न्यायवादी को, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो याद रखें, सामान्यतः संविधान के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि भाई लोकसभा का सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में बैठक में भाग लेगा, राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा। लेकिन अनुच्छेद 88 के तहत आर्टिकल 88 ठीक, अनुच्छेद 88 के तहत एक तो आपके मंत्री व अटॉर्नी जनरल ठीक, इनको विशेषाधिकार है कि मंत्री को अधिकार है कि वो दोनों सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता, अपनी बातें रख सकता है, बस मतदान उस सदन में करेगा जहां पर उसकी सदस्यता है। क्लियर? लेकिन अटॉर्नी जनरल एकमात्र ऐसा पद है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपनी बातें रख सकता, बस मतदान करने का उसे अधिकार नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, तो उन मंत्रियों को जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक बिना सदन का सदस्य होते हुए भी मंत्री रह सकता है, और अगर मंत्री है वो तो 6 माह तक सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, बशर्ते वो 6 माह तक किसी भी सदन में, जब तक सदस्यता नहीं मिलेगी तब तक वो किसी सदन के आपके मतदान में वो शामिल नहीं हो सकता, मत नहीं दे सकता, बट कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो उन मंत्रियों को जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है ठीक, तो प्रश्न है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार, तो मंत्री हैं, अगर सदस्य नहीं है तब भी 6 माह तक
वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं। महान न्यायवादी को अधिकार है, अटॉर्नी जनरल को, ठीक, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को, ठीक, तो राज्यसभा के चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ठीक, अगर वो आप संसद के सदस्य हैं तो आपको भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ये आपका नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, तो आपको इस संदर्भ में सही आपका चुनाव करना है कि भाग लेने और बोलने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? भारतीय संसद। अब एक बात समझिएगा, अब संसद शब्द है, ठीक, अब ये आपको राज्यसभा में दे रहा है, तो संसद का मतलब दोनों सदन हो गया, तो राज्यसभा शब्द नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्यों? यदि राज्यसभा शब्द प्रश्न में होता कि राज्यसभा की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार, तब क्या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य आ जाते, लेकिन संसद मतलब दोनों सदन आ गया, तो मंत्री ऐसा है जो दोनों सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अटॉर्नी जनरल दोनों सदन में भाग ले सकते हैं। इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है? 1 और 2। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में निम्नलिखित में से क्या जानकारी प्रस्तुत किया जाना चाहिए? जो जब आपके नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य के रूप में, तो आपको क्या आपको फिल करना होता है, ठीक, तो याद रखिएगा इसके संदर्भ में प्रावधान है कि जो भी कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के अगर कोई भी आपराधिक अगर आपके मामले दर्ज हैं, ठीक, या कोई भी ऐसी सजा दी गई हो या उसे छोड़ दिया गया हो, तो कोई भी आपराधिक घटनाओं से संबंधित कोई भी अगर केसेस हैं, उनकी जानकारी आपको देना है, या मामले जो केसेस अगर चल भी रहा है उसकी जानकारी आपको देना है, मतलब पूरी क्राइम रिपोर्ट जो है उस शपथ पत्र में आपको देना होता है। साथ ही साथ आपके संपत्ति का व्यक्तिगत विवरण, पति पत्नी और जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, आश्रित है, ठीक, उसकी भी जानकारी आपको, मतलब संपत्ति की जानकारी आपको देना होता है। क्लियर है? और साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता की भी जानकारी उसमें देनी होती है। देखिए, ठीक, क्या है, तो यदि उम्मीदवार को पूर्व में किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो अथवा आरोप मुक्त या दोष मुक्त कर दिया गया हो, यह जानकारी देना होगा आपको। उसके या उसकी पति पत्नी संपत्ति और उसके आश्रितों की संपत्ति का विवरण देना होता है। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, इस तरीके से इसमें जो है 1, 2 और 3 तीनों जानकारी आपको इसके संदर्भ में देना होता है। यदि इसमें आपने कोई गलत जानकारी देते हैं, ठीक, अगर गलत सूचना देते हैं तो इसके संदर्भ में आपको कार्यवाही भी की जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राज्य सभा के विषय में सही है? ठीक, क्या पूछ रहा? राज्यसभा के विषय में सही पूछा जा रहा है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्य याद रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बिल्कुल गलत है। ये राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। राज्यसभा एक परमानेंट असेंबली है, एक स्थायी सदन है। ठीक, पहली बार 13 मई 1952 को बना है, तब से ये एक रोटेशन, एक क्रमानुसार आपका ये चलता आ रहा है, कभी भी भंग नहीं होगा, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, एक स्थायी है। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 साल में उसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। क्लियर है? एक बार में केवल 1/3। क्लियर है? यह भी सही है कि 1 साल में, मतलब प्रत्येक 2 साल में 1/3 रिटायर्ड हो रहे हैं, तो 1/3 सदस्य क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। क्लियर? राज्यसभा के उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल पूर्व सदस्य की शेष अवधि तक होता है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा के उपचुनाव में अगर बाई इलेक्शन होता है, अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई राज्यसभा सदस्य की, ठीक, 6 साल का कार्यकाल है, 3 साल में मृत्यु हो गया, तो जो नया चुनकर आएंगे वो 3 साल के लिए ही चुने जाएंगे। क्लियर है? मतलब शेष अवधि के लिए जो भी रिमेनिंग टेन्योर होगा। राज्यसभा के उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। गलत है। ठीक, उपचुनाव में अगर आते हैं तो वो कितने शेष अवधि के लिए चुनकर आएंगे। एक राज्यसभा को आमंत्रित सदस्य एक ही बार में चुने जाते हैं, नहीं। ठीक, ये प्रक्रिया है कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होंगे? ठीक, चुनकर, मतलब 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं और उतने ही सदस्य चुनकर आते हैं, तो एक बार ऐसा आपका प्रावधान नहीं है। तो कौन सा कथन सही आपसे पूछा जा रहा है? तो 1, 3 और 4 आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। क्लियर है? चलिए अगला, संसदीय उपकरण अर्थात कंगारू और गिलोटिन
निम्न में से किस प्रस्ताव से संबंधित है? हम बहुत सारे प्रस्ताव पढ़ते हैं, ठीक, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, कंगारू प्रस्ताव, गिलोटिन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो उनमें से कंगारू और गिलोटिन, ठीक, ये प्रस्ताव किस संदर्भ में आता है? विशेषाधिकार, ध्यानाकर्षण, स्थगन, समापन प्रस्ताव। इसका आंसर क्या होगा? डी। समझिए, आपका सबसे पहले अगर हम बात करें कंगारू, ठीक, कंगारू प्रस्ताव। कंगारू प्रस्ताव क्या होता है कि किसी भी विधेयक या प्रस्ताव, मतलब विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो मान लेते हैं कि उसमें ये सारे अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग पॉइंट है, ठीक। इसके संदर्भ में यह होता है कि पूरे जो प्रावधान है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ही केवल डिस्कस होगा, बाकी अन्य बिंदुओं पर डिस्कशन नहीं होगा, ठीक। तो सामान्यतः कंगारू जो प्रस्ताव है, ठीक, किसी भी आपके विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर ही डिस्कस के लिए, ठीक, अन्य बिंदुओं को छोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंगारू प्रस्ताव। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन इसी में मान लीजिए जैसे बजट होता है, तो बजट में एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से चर्चा होता है, क्लियर, तो एक लंबा समय लग जाता है। तो मान लीजिए कि 3 से 4 बिंदुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा हुआ। कितने बिंदुओं पर? 3 से 4 बिंदुओं पर। अब समय अत्यधिक लग रहा है, तो क्या होता है, एक साथ सभी जितने भी शेष पॉइंट्स बच गए हैं उन सभी को एक साथ रख दिया जाता है। क्या करने के लिए? चर्चा करने के लिए, ताकि एक साथ डिस्कशन हो, उसके बाद मतदान हो। तो इस तरीके से उसे क्या कहा जाता है? कंगारू, गिलोटिन। गिलोटिन जो शब्द आया है सामान्यतः फ्रांस से आया है। फ्रांस का एक हथियार का नाम जो है वो गिलोटिन के रूप में यूज होता था, जिसका कार्य था कि एक बार में सर जो है धड़ से अलग हो जाता था। तो उसी संदर्भ में जो भी प्रावधान है, अगर मान लीजिए समय लग रहा है तो गिलोटिन ले आते हैं कि बाकी अन्य बिंदुओं को एक साथ रख दिया जाता है ताकि उस पर डिस्कशन हो और क्या हो? आपका मतदान हो। तो सारे प्रावधानों को, बिंदुओं को एक साथ चर्चा करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंगारू प्रस्ताव। तो इसलिए समापन प्रस्ताव है कि अब सारे प्रावधानों पर एक साथ डिस्कस करके मतदान किया जाए, इसके माध्यम से उसे क्लोजिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समापन प्रस्ताव। क्लियर है? अगला है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सेवा मुक्त होने वाले अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, बहुमत प्राप्त दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर क्या होगा? डी। ठीक, देखिए प्रोटेम स्पीकर, जैसे हम लोकसभा या विधानसभा के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक, तो जैसे हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा या विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, ठीक, ये दो प्रकार के अध्यक्ष, एक होते हैं अस्थायी अध्यक्ष टेम्पोररी स्पीकर, एक होते हैं आपके क्या? स्थायी अध्यक्ष। ठीक, टेम्पोररी स्पीकर को ही कहते हैं हम प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और जो स्थायी अध्यक्ष हैं उन्हें हम अध्यक्ष या स्पीकर ही कहते हैं। क्लियर है? अब प्रोटेम स्पीकर देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब नवीन लोकसभा या नवीन विधानसभा का गठन होता है तो जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं हो जाता तो उस संदर्भ में संविधान में प्रावधान है कि जो नवीन लोकसभा है या नवीन विधानसभा बना है उन सभी में से जो सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर मेंबर होते हैं, सीनियरिटी का मतलब उम्र नहीं, सीनियरिटी का मतलब उस सदन की वरिष्ठता, उस सदन की सीनियरिटी, अर्थात कौन कितनी बार चुनाव जीत कर आया है। जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ अभी, ठीक, तो इस समय बृजमोहन अग्रवाल जो थे उस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में थे। 8 बार आप सदन में चुनाव जीतकर विधायक के रूप में आप सदन पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश से प्रोटेम स्पीकर बनने से मना किया, तो राम विचार नेताम जी को ठीक प्रोटेम स्पीकर के रूप में 6वीं जो विधानसभा का गठन हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके लिए क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। देखिए, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष है जिसकी नियुक्ति जो है शपथ वो कौन? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर का काम है पहले बैठक की अध्यक्षता करना, ठीक,
और सारे जो नव निर्वाचित मेंबर्स हैं, न्यू इलेक्टेड मेंबर हैं, उनको ओथ दिलाना अर्थात शपथ दिलाना, यह उनका काम है। और उसके बाद नए जो अध्यक्ष हैं उसका चुनाव कराना। जैसे ही परमानेंट स्पीकर चुन लिए जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर का कार्य समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो इस संदर्भ में प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संदर्भ में संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। बिल्कुल है, हम संविधान में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु पढ़ते हैं 35 साल, ठीक, उपराष्ट्रपति के लिए पढ़ते हैं 35 साल, प्रधानमंत्री के लिए पढ़ते हैं 25 साल। बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने की कोई मिनिमम एज की कोई क्राइटेरिया संविधान में नहीं है। हम मैक्सिमम का जरूर प्रावधान है रिटायरमेंट का कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 ईयर एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट 62 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों में न्यायाधीशों की रूप में नियुक्ति है तो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। गलत है ना? सुप्रीम कोर्ट 65 एंड हाई कोर्ट क्या आपका 62 ईयर्स तक। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को, जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है। बिल्कुल आपका गलत है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और यह कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से नियुक्ति होती है। और संविधान में हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़कर बाकी लगभग सारे पद हैं जिसके माध्यम से नियुक्ति की जाती है, उसी को क्या देते हैं आप? त्यागपत्र। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो दोनों ही त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। इस संदर्भ में केवल जो है एक आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक, नेक्स्ट। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने के 10 दिनों के भीतर यह सूचना देने में विफल रहता है तो वह किस सदन का सदस्य बना रहता है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? दोनों सदनों में उसके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाएगा, राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी, लोकसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी, वह संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत निर्हत घोषित किया जाएगा। ठीक, इस संदर्भ में देखिए, इस संदर्भ में आपको कुछ बातें याद रखना है कि यदि कुछ कंडीशंस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, केंद्र में, राज्यों में मान लीजिए विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर? अब कंडीशन देखिए, इसमें पहला कंडीशन आता है कि कोई एक कैंडिडेट है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ सदस्य चुन लिया जाता है। क्या? एक साथ सदस्य चुन लिया गया, और यदि वह 10 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर यदि सूचना नहीं देता है तो याद रखेंगे राज्यसभा से उसका स्थान क्या होगा? रिक्त होगा। क्लियर है? संविधान में जैसे अगर देखें राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक, तो हमेशा इसमें याद रखिएगा जैसे पंचायत में जब हम पढ़ते हैं तो अपोजिट होता है। पंचायत में एक साथ 2 पदों पर अगर आप निर्वाचित हो जाते हैं और अगर समय पर सूचना नहीं देते हैं तो हायर पोस्ट जो अपने आप अलॉट हो जाता है, लोअर पोस्ट रिक्त हो जाता है। यहां पर अपोजिट है। यहां पर राज्यसभा और लोकसभा में अपर हाउस कौन सा है? ठीक, उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो अगर दोनों से आप निर्वाचित होते तो राज्यसभा से रिक्त होगा जो लोअर है, अर्थात लोकसभा में इसका आपका स्थान बना रहेगा। रिक्त क्या होगा? राज्यसभा में। लेकिन यदि आप एक ही सदन के 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुन लिए गए, लोकसभा से मान लीजिए 2 सीटों में आप चुनाव लड़े, दोनों पे आप जीत गए, और यदि आपने सूचना नहीं दिया तो दोनों स्थान आपका क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संसद का सदस्य और विधानसभा, जैसे अभी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के ऐसे सांसद हुए जो लोकसभा सांसद थे और विधानसभा का चुनाव लड़े। माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी सांसद थे आप, ठीक, तो आप लोकसभा के सांसद थे, आपने विधानसभा में चुनाव लड़ा, आप जीत गए।
अगर कोई संसद का सदस्य रहते हुए विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है और यदि आप कितना 14 दिन के भीतर अगर सूचना नहीं देते तो याद रखिएगा लोकसभा से आपका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं लास्ट ईयर पीएससी प्री में पूछा भी गया था, याद रखेंगे। तो देखिए यहां पर प्रश्न क्या है कि संसद के दोनों सदन का सदस्य चुना जाता है, ठीक। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, राज्यसभा में उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त होगा। कहां पर? राज्यसभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई मंत्री संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसी मंत्री को अपदस्थ कर सकते हैं। कोई मंत्री, देखिए मंत्री संविधान में जो अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख है कि संविधान के अंतर्गत 75(3) सारे जो मंत्री हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति एवं 75(4) के अंतर्गत मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात कोई भी मंत्री संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसी मंत्री को अपदस्थ कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे व्यक्तिगत तौर पर सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से कभी किसी मंत्री को अपदस्थ नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्री परिषद का जो गठन होता है, मंत्री परिषद जो बनता है केंद्र में प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर और राज्य में मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन पर क्या बनता है, मंत्री परिषद। इसलिए ठीक, कभी भी जब प्रधानमंत्री जब कभी भी किसी मंत्री को कहे त्याग पत्र देने के लिए तो उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्य में मुख्यमंत्री किसी को त्याग पत्र देने के लिए कहे तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ जाता है, नहीं तो राष्ट्रपति के माध्यम से टर्मिनेट करवा सकते हैं, बर्खास्त करवा सकते हैं। इस तरीके से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, आपका राइट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त है? अत्यांतिक वीटो अर्थात एब्सोल्यूट वीटो, विशेषित वीटो, सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट वीटो है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो है। ठीक, 1, 3 और 4। विशेषित वीटो जो है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह आपका वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो, ठीक, कहने का मतलब है कि जब विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसे सुरक्षित रखने का अधिकार। निलंबनकारी वीटो मतलब उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार। और पॉकेट वीटो मतलब ठीक उस पर कोई निर्णय न देना, नहीं हस्ताक्षर करने के लिए कहना और नहीं मना करना। तो इस तरीके से 3 प्रकार की वीटो शक्ति ठीक आपके भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के रूप में माना जाता है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, सस्पेंशन वीटो। वह संसद द्वारा पारित विधेयक को सहमति देने से मना कर सकता है, ये भी वीटो है। त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मतलब गठबंधन वाले जो अलायंस वाली सरकार है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मैं कई बार इस संदर्भ में आपको इस से रिलेटेड मैंने जिक्र किया है। स्वविवेकी शक्ति को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर राष्ट्रपति का आता है स्वविवेकी शक्ति तो किन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है? सबसे पहला, पीएम की नियुक्ति। देखिए संविधान में सीधे तौर पर राष्ट्रपति को कोई डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, जो भी है कंडीशनल है। पीएम की नियुक्ति कंडीशनल है। हम क्लास में इसके संदर्भ में बहुत विस्तार से बात करते हैं। ठीक, पीएम की नियुक्ति। इसके बाद मंत्री परिषद का विघटन, ये भी कंडीशनल है। ठीक, परिस्थिति जन्य स्वविवेक की शक्ति है। लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक, कंडीशनल है। संसद को संदेश भेजना, ठीक, संसद को संदेश भेजना, मैसेज किसी भी विधि या प्रशासन के संदर्भ में, यह आपका डिस्क्रिशनरी है। साथ ही साथ वीटो शक्ति, ठीक, वीटो पावर,
यह आपकी क्या है, राष्ट्रपति की स्वविकीय शक्ति है। इसके बाद गवर्नर में अगर हम बात करें तो इधर हो जाएगा सीएम की नियुक्ति, राज्य मंत्री परिषद का विघटन, विधानसभा का विघटन, विधानमंडल को संदेश भेजना, वीटो, ये सारा। लेकिन अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त में इनके पास क्या है, ठीक, कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, ठीक, ये इनकी डिस्क्रेशनरी पावर है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ठीक, ये इनकी अतिरिक्त डिस्क्रेशन। इसीलिए हम कहते हैं संविधान में कि राष्ट्रपति को डिस्क्रेशनरी नहीं है बल्कि राज्यपाल को है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो भी है वो सब कंडीशनल, लेकिन ये सीधे तौर पर उनको प्राप्त है अधिकार है संविधान में कि किसी भी विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं या आपके राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति से क्या कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस संदर्भ में अगर अपन बात करें तो तीनों ही कंडीशन में आपका वीटो पावर दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है? ठीक, कौन कौन सी शक्ति है जो आपका राज्यसभा और लोकसभा को समान है? ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ पॉइंट अपन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां, लोकसभा व राज्यसभा की समान शक्तियां, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां। तो इसमें हम सबसे पहले यदि विधेयक की बात करें, विधेयक में तो 3 विधेयक। पहला साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, ठीक, दूसरा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, एंड तीसरा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, विधेयक में धन विधेयक के मामले में लोकसभा को एकाधिकार है, साधारण वित्त और संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों ही सदन को क्या है, आपको बराबर अधिकार है। क्लियर है? उसके बाद ठीक, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा में तीनों ही नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या आपका फाइनेंस इमरजेंसी, तीनों ही आपातकाल की घोषणा करना हो तो दोनों को क्या है, बराबर अधिकार है, लोकसभा और राज्यसभा को। निर्वाचन के संदर्भ में बात करें हम, ठीक, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, दोनों ही सदन को इक्वल राइट्स है। क्लियर है? उसके पश्चात पद से हटाया जाना, रिमूवल प्रोसेस में अगर बात करें तो राष्ट्रपति के इंपीचमेंट प्रोसेस, दोनों को इक्वल राइट्स। ठीक है, इसके अलावा महाभियोग जैसी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, इन सब को हटाने में दोनों ही सदन को क्या है, इक्वल राइट्स आपका क्या प्राप्त है। ठीक, इस तरीके से दोनों ही सदन में और भी बहुत सारी बातें हम संविधान के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो है दोनों सदन को क्या है, आपका बराबर अधिकार है। ठीक, अब यहीं पर लोकसभा की एकाधिकार, लोकसभा का अगर एकाधिकार बात करूं मैं कि जो केवल लोकसभा को है, पहला धन विधेयक के मामले में, ठीक, विधेयक में धन विधेयक हो गया, प्रस्ताव में जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ठीक, नो कॉन्फिडेंस मोशन,
या कॉन्फिडेंस मोशन है। ठीक, इसके अलावा आपका लोकसभा के संदर्भ में कोई भी अनुदान की मांग पर मतदान केवल कहां पर होता है? लोकसभा में होता है। ठीक, राज्यसभा में नहीं होता अनुदान की मांग पर मतदान। ठीक, इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन की पूरी कार्यवाही लोकसभा के अनुसार, बैठक भी पहले कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये लोकसभा की कुछ अधिकार जो है क्या है? आपका एकाधिकार है। राज्यसभा के एकाधिकार में हम क्या क्या देखते हैं? तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 एवं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो राज्यसभा से ही क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्लियर है? 249 क्या है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को लोक महत्व घोषित करके, ठीक, राज्यसभा संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। 312 किसी भी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा घोषित करने का अधिकार, और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है राज्यसभा से प्रारंभ होता है। तो ये कुछ क्या है? आपका विशेषाधिकार है राज्यसभा के संदर्भ में। क्लियर है? अब आते हैं संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित और पारित करना, दोनों को बराबर अधिकार, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, बराबर अधिकार है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, अधिकार बराबर है। सभी 3 प्रकार के आपातकालों की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करना, बराबर। हाँ, याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल यदि समाप्त करना हो तो केवल लोकसभा ही अगर पास करती है तभी वो आपका मतलब लोकसभा यदि साधारण बहुमत से पास कर देती है तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेना होता है। ठीक, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सभी स्टेटमेंट क्या हैं? आपके सही हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किए जाने वाला एक गैर वैधानिक निकाय है। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अंतिम परिसीमन आयोग का गठन 2012 में किया गया था। तो याद रखेंगे, परिसीमन आयोग, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत इसका परिसीमन आयोग के संदर्भ में प्रावधान है। याद रखेंगे, परिसीमन आयोग जो है एक वैधानिक निकाय है, एक लीगल बॉडी है, अर्थात इस संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान में कहा गया कि समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक, लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए, डिलिमिटेशन के लिए आपका इसका गठन किया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए, संविधान में जो लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, इन सब के सीटों का निर्धारण एक जनसंख्या के अनुपात में होता है। अर्थात प्रत्येक सीटों की जनसंख्या का जो रिप्रेजेंटेशन है लगभग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि सभी का क्या हो? आपका बराबर हो। अब क्या है, प्रत्येक 10 वर्ष की आबादी में सेंसस होता है, जनगणना आता है, 10 साल में रिपोर्ट आता है। तो इसी तरीके से हर 10-10 साल में, ठीक, परिसीमन आयोग के गठन किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो याद रखेंगे, ये कैसी संस्था है? वैधानिक है। तो पहला ही गैर वैधानिक निकाय कह दे रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग है ना। ये वैधानिक ही निकाय है। क्लियर? परिसीमन आयोग के आदेशों को याद रखेंगे, ये विशेषता है, परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती अर्थात चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सही है। अंतिम परिसीमन आयोग, अब तक अगर गठित परिसीमन आयोग की बात करूं मैं, तो सबसे पहला बना था 1952 में, दूसरा बना था 1963 में, तीसरा बना था 1973 में, चौथा बना था 2002 में, और फिर अभी मार्च 2020 में, ठीक, ये आपका परिसीमन आयोग का गठन, जो 4 आपके उत्तर पूर्वी राज्य और जम्मू कश्मीर के सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए ये मार्च 2020 में इसका गठन किया गया था। ठीक, तो अंतिम 2012 ये भी स्टेटमेंट क्या है? आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सही है अगर पूछ रहा है, तो इसमें केवल और केवल क्या हो जाएगा? आपका 2 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से परिसीमन आयोग के बारे में भी याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी को संसद के किसी सदस्य की निडरता पर, डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय लेने का अधिकार है? ठीक, मैं आपको बार बार इस संदर्भ में क्लास में डिस्कस करता हूं कि अयोग्यता के संदर्भ में अगर प्रश्न आता है तो निर्धारण को लेकर 2 बातें याद रखना है आपको। एक, यदि प्रश्न में एंटी डिफेक्शन लॉ है तब,
या अन्य किसी भी आधार पर कुछ भी आधार दे दे, तो ये दो बातें ही आपको याद रखना है। अगर प्रश्न में एंटी डिफेक्शन लॉ है तो उसका आंसर हो जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बोले तो पीठासीन अधिकारी। मतलब लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति। अन्य किसी भी आधार पर अगर संसद के सदस्य हैं तो प्रेसिडेंट, ठीक, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के रिकमेंड पर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं तो गवर्नर, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के रिकमेंड पर क्या आपका इसका निर्णय लेते हैं। क्लियर है? तो किसी सदस्य की निर्भरता पर निर्णय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, सदन के पीठासीन अधिकारी को, निर्वाचन आयोग को नहीं है। उनसे सलाह लिया जाता अन्य मामले पर जरूर। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लोकसभा का स्पीकर अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देता है तो 52वें संविधान संशोधन के संदर्भ में क्या होगा? याद रखेंगे, ठीक। 52वें संविधान संशोधन मतलब क्या है? 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड। क्लियर है? अब दल बदल विरोधी कानून जो है उसके संदर्भ में कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक, कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, एक पीठासीन अधिकारी आपका अगर राजनीतिक सदस्य रहते हुए राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। सामान्यतः यह रूल कहता है दल बदल विरोधी कानून के कि यदि कोई सदस्य, ठीक, यदि कोई सदस्य राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है, ठीक, स्वेच्छा से, तो उसे दल बदल के तहत अयोग्य किया जा सकता है। लेकिन अपवाद है क्या? पीठासीन अधिकारी, कि अगर पीठासीन अधिकारी सदस्य रहते हुए, पीठासीन अधिकारी रहते हुए अगर राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है तो वह डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाई का निर्धारण ही आपका किसके द्वारा? पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो पीठासीन अधिकारी वह सदन का प्रमुख होता है, सदन को वह निष्पक्ष तरीके से संचालित कर सके, किसी पार्टी की पार्शियलिटी किए बगैर, इसलिए उसके लिए ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्लियर? तो वह सदन का सदस्य नहीं रह सकता, वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा, उसकी सदस्यता बनी रहेगी, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसकी सदस्यता बनी रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है? फाइनेंस बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। जब भी प्रश्न आता है, ज्यादातर जो आपका विवाद होता है, जहां से प्रश्न में थोड़ा तकलीफ होगा आपको, वो होता है फाइनेंस बिल के संदर्भ में। याद रखेंगे, वित्त विधेयक के संदर्भ में कारण है कि जब हम फाइनेंस बिल पढ़ते हैं, वित्त विधेयक, तो फाइनेंस बिल जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अर्थात आर्टिकल 110, ठीक, 117 आपका फर्स्ट और 117 थर्ड, ये 3 प्रकार का। 1110 बोले तो धन विधेयक, 117 एक कहने का मतलब है 110 के साथ, ठीक, अगर कुछ भी अन्य चीजें अगर आप शामिल कर रहे हैं तो ये क्या है? 117 फर्स्ट है, जिसमें 110 बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी वित्त से संबंधित, मान लीजिए केवल योजना का प्रावधान है, तो इस संदर्भ में क्या हो जाएगा? 117 थर्ड हो जाता है। अब संविधान में वित्त विधेयक आपका जो इसके पास होने की प्रक्रिया और इसके पास होने की प्रक्रिया अलग है। बस याद रखेंगे इसमें 3 ही असमानता है। क्या? 3 असमानता है, ठीक। अगर हम 117 फर्स्ट की बात करें और हम 117 थर्ड की बात करें, मतलब प्रकार फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत अगर हम अंतर स्पष्ट करें तो 3 अंतर है, ठीक। पहला, इसे केवल मतलब धन विधेयक की तरह मंत्री के द्वारा पूरा स्थापित किया जाएगा। पूरा स्थापित मतलब प्रेजेंट जो है केवल मंत्री के द्वारा किया जाएगा, मतलब एक तरह के गवर्नमेंट बिल होगा। उसके अलावा इसे लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जाएगा, ठीक। पहले कहां पर लाएंगे? लोकसभा में ही ला सकते हैं, ठीक। तो मंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या है? आवश्यक है। क्लियर है? ये बाकी ये टोटली साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है, मतलब मंत्री या सदस्य कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की पूर्णानुमति की आवश्यकता नहीं, बाकी तो कॉमन है। मतलब वित्त विधेयक ये 3 जो है विशेषताएं, आपके 117 फर्स्ट और थर्ड में अंतर होता है, बाकी सभी के सभी प्रावधान साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है, टोटल सिंपल मेजोरिटी की तरह। मतलब दोनों सदन को इक्वल राइट्स, अगर विवाद होता है तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति अपने सभी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब टोटल किस तरीके से बिहेव करता है, सिंपल आपके जो ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है, उस तरीके से। तो देखिए, जब भी प्रश्न आता है तो आपको प्रकार फर्स्ट और सेकेंड ऐसा करके नहीं देता वित्त विधेयक के बारे में। तो याद रखेंगे, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस में आंसर लेता है वो इसको मानकर ही आंसर लेता है। ठीक, इस तरीके से याद रखेंगे कि आपको इसे मानकर चलना है कि उसमें जो वित्त विधेयक की बात कही जा रही है उसमें 110 से संबंधित प्रावधान भी है। तो ये 3 के साथ बाकी जो है, जो सिंपल मेजोरिटी के प्रावधान, उसको लेकर आपको आंसर बनाना है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, ये राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, सही है। अभी मैंने कहा कि आपको पहले प्रकार को मानकर आंसर लेना है। यह राज्यसभा में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। ठीक, अगर पूर्व हस्ताक्षर है तो पूर्व स्थापित का मतलब पहले, तो यह केवल लोकसभा में ही पूर्व स्थापित किया जाएगा। राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने के लिए इनकार कर सकते, बिल्कुल, दोनों को बराबर अधिकार। गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, गलत है, ये वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। 1, 3, 4 और 5। ठीक, आंसर क्या होगा आपका सी। इसको ध्यान रख के बनाइएगा। या तो यदि बहुत डिफिकल्ट गया तो या तो आपको इन 3 के साथ बाकी साधारण विधेयक का प्रावधान, या इस 3 के साथ साधारण विधेयक का प्रावधान को ध्यान में रखकर बनाएंगे, कभी इसके संदर्भ में आपको गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है। यह अध्यक्ष की एक शक्ति है, यह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करते हैं, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयक पर करते हैं। याद रखिएगा, आपको मालूम है कि सामान्यतः लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष कभी भी सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं करते। ठीक, सामान्य कंडीशन में किसी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प पर मतदान नहीं करते। ये तभी करते हैं जब पक्ष और विपक्ष दोनों में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को कास्टिंग वोट या निर्णायक मत कहा जाता है। क्लियर है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब निर्णायक मत का प्रयोग भी वहां करते हैं जहां पर उनके मत देने से निर्णय आ जाए। क्या आ जाए, निर्णय आ जाए। अब मान लो राष्ट्रपति को हटाना इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट के लिए टोटल मेंबर का 2/3 चाहिए। कितना चाहिए, 2/3। अब अगर दोनों पक्ष और विपक्ष में बराबर हो जाए तो क्या उनके एक मत देने से 2/3 प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो उन्हीं विधेयक, उन्हीं प्रावधानों पर निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे जहां पर सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता हो, जिससे अगर उनके निर्णय देने से क्या हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा, मतलब बहुमत देने से निर्णय आ जाता है। क्लियर है। और भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष किस परिस्थिति में सामान्यतः प्रथमतः वोट देते हैं। तो देखिए, सामान्यतः कभी भी वोट नहीं देंगे, कभी मतदान नहीं करेंगे, बट एक मात्र कंडीशन है जब प्रथमतः मतदान करते हैं, जब उनको हटाने का संकल्प सदन में लाया गया हो, तब। क्लियर है। तो इस स्थिति में वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। यह आपका क्या है, गलत है ना। जरूरी नहीं है, वो आपके कंडीशंस के पर निर्भर करता है कि अगर उनके प्रयोग करने से निर्णय आता है तभी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये निर्णायक मत के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये था पार्ट 5 और 6 से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। अब इसी तरीके से भाग 5 और 6 से संबंधित एक और अगला लेक्चर, जो इससे भी बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम फिर से कल आपके अपने टाइमिंग पे हम इन्हीं बेहतर प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। फिर से आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सही समय पर इसकी सूचना आपको दी जा सके। थैंक यू।